खूबसूरत सुबह थी। हवा में ठंडक और ताजगी थी, लेकिन ठाकुर साहब के घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। वहाँ की मालकिन सुमित्रा देवी, जिनकी उम्र लगभग 60 के पार थी, अपने पुराने पलंग पर बैठी कुछ गहरे विचारों में डूबी हुई थी। सुमित्रा देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अमित और छोटा बेटा विनय। अमित की शादी गांव की ही सीधी सादी सरल लड़की कविता से हुई थी। कविता हर किसी को आदर सम्मान देती और घर के कामकाज में सास का हाथ बंटाती थी। सुमित्रा देवी को हमेशा गर्व रहता था कि उन्हें ऐसी बहू मिली है जो घर की इज्जत को बढ़ा रही है। लेकिन किस्मत की चाल कभी सीधी नहीं होती। सुमित्रा देवी का छोटा बेटा विनय शहर में नौकरी करता था। कुछ समय बाद उसने एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। उस लड़की का नाम था प्रीति। वह बहुत पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और आत्मनिर्भर थी। विनय ने घरवालों को पहले नहीं बताया था, लेकिन शादी के बाद प्रीति को घर लेकर आया। शुरुआत में प्रीति ने सास ससुर के साथ मिलकर अच्छे रिश्ते बनाए। वह बहुत मीठे शब्द बोलती, सास ससुर का सम्मान करती और घर के कामों में भी हाथ बंटाती। सुमित्रा देवी को लगा कि शहर से आई बहू भी गांव के रीति रिवाजों को अपनाकर उनका साथ देगी। प्रीति धीरे धीरे अपनी चालाकी दिखाने लगी। पहले तो उसने सुमित्रा देवी से प्यार और सेवा के बहाने उनका विश्वास जीत लिया। अब वे बड़े भाई की पत्नी को भी अपने बस में करने लगी। उससे खूब बातें करती, कहती, दीदी मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मेरी कोई बहन नहीं है। यहाँ आकर मुझे मेरी बहन मिल गई, वो भी कमी पूरी हो गई। कविता कहती है, प्रीति तुम ये कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन ही समझना और सासू माँ को अपनी माँ ही समझना। ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। एक दिन प्रीति देखती है सासू माँ नौकर को सामान के लिए समझा रही होती है। नौकर किसी सामान को समझ नहीं पा रहा है, क्या लाना है क्या नहीं। नौकर के जाने के बाद वे आकर कहती है, माँ जी आप बेकार परेशान होती हैं, अब आपका आराम करने का समय है। आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो भी आपको घर के लिए मंगवाना है मैं मंगवा दिया करूँगी। 2 बहुओं के होते हुए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है तो सुमित्रा अपने पति से कहती है, आपने देखा मुझे दोनों ही बहुएं कितनी अच्छी मिली है। भगवान नजर ना लगाए मेरे परिवार पर। विनय छुट्टी लेकर घर आता है तो प्रीति विनय से कहती है, विनय मैं सोच रही हूँ तुम शहर की नौकरी छोड़ दो और यही कोई बिजनेस करो, फिर सारा परिवार मिलकर साथ रहेंगे। प्रीति तुम ठीक कह रही हो, मुझे शहर में अकेला रहना पड़ता है। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। अगले दिन विनय अपनी माँ से कहता है, माँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने शहर की नौकरी छोड़ दूँ और यही कोई व्यापार कर लूँ। प्रीति कह रही है कि गांव में व्यापार शुरू करेंगे तो परिवार साथ रहेगा। शहर में तो बहुत अकेलापन है। हाँ माँ जी, यहाँ सब साथ रहेंगे तो खुशी रहेगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप सबके बीच रहूं और आपकी सेवा कर सकूं। सेवा तो तुम कर ही रही हो बेटा, लेकिन सोच समझकर फैसले करना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। सुमित्रा को प्रीति पर शक होने लगता है। वह सोचती है ये घर बना रही है या बिगाड़ रही है। एक दिन वह प्रीति की आवाज सुनकर रुक जाती है और सुनती है प्रीति कह रही होती है, विनय ससुर जी के पास बहुत जमीन है और भैया भी जमीन की तरफ ध्यान नहीं देते। तुम एक काम करो, पूरी जमीन अपने नाम करवा लो। जब जमीन हमारे नाम हो जाएगी तो हम उसमें खेती करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। विनय कहता है, क्या भैया मानेंगे इस बात के लिए? हाँ क्यों नहीं, तुम ससुर जी से कहो कि मैं सारा काम संभाल लूँगा, बस मेरे नाम आप जमीन कर दो। सुमित्रा सब सुन रही होती है। वे मन ही मन कहती है, अच्छा तो ये है प्रीति का असली रूप। सुमित्रा अपने पति को सारी बातें बताती है और कहती है,
देखा आपने, मैं तो समझ रही थी कि मुझे प्रीति जैसी बहू हर जन्म में मिले, मगर वे तो बहुत चालाक निकली, मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है। विनय को भी उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, जो वह कहती है उसे वही सही लगता है। ठाकुर साहब कहते हैं, भाग्यवान प्रीति अभी बच्ची है, वह शादी के बाद शहर से यहाँ आई है। उसने जो कुछ शहर में देखा वैसा ही वह यहाँ करना चाहती है। थोड़े दिन इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन अकल आ जाएगी। प्रीति अपने सास ससुर की बात सुन रही होती है। वे सोचती है, मैंने इनके परिवार को तोड़ना चाहा, मगर ये लोग तो मुझे बच्ची कहकर माफ कर रहे हैं। फिर वे अपने परिवार के साथ ठीक से रहने लगती है, जैसा वे कहते हैं वैसा ही करती है। उसे समझ आ जाता है कि जो मजा परिवार में मिलकर रहने का है, वह अकेले में नहीं।